ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम न्यू इंडिया समाचार। नमस्कार, आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति न्यू इंडिया समाचार में आपका स्वागत है। श्रोताओं, इस बार हम आपके समक्ष लेकर आए हैं पत्रिका का 16 से 31 मई का अंक, जिसकी आवरण कथा और लगभग सभी समाचारों पर कार्यक्रम की पिछली कड़ियों में आपसे विस्तृत चर्चा हुई। न्यू इंडिया समाचार अपने इस विशेषांक में इन 9 वर्षों की विकास यात्रा को 9 सेक्टर्स में बांटकर आपके समक्ष लाया है। इन 9 वर्षों में सर्वांगीण, सर्वसमावेशी, सर्वस्पर्शी विकास ने यह सुनिश्चित किया है कि समाज की विकास यात्रा में कोई व्यक्ति, वर्ग, भूभाग और देश का कोई कोना पीछे नहीं छूटना चाहिए। 9 वर्ष यानी राष्ट्र के लिए नई सुबह के रूप में उभरा एक ऐसा कालखंड जिसने देश और दुनिया को भारत के सामर्थ्य, संकल्प और उसे साकार करने की शक्ति की अनुभूति कराई है। बीते 9 वर्षों में भारत का मान देश और दुनिया में बढ़ा है और एक भरोसेमंद लीडर के तौर पर उभरा है। पड़ोसी देशों के नापाक इरादों को उसके घर में घुसकर ध्वस्त करने वाले भारत के इरादे आज बुलंद हैं, तो उसकी वजह बीते 9 वर्षों में सरकार की ओर से हर दिशा में समग्र दृष्टिकोण से उठाए गए कदम हैं। देश को नई दिशा देने के लिए बीते 9 वर्षों में केंद्र सरकार ने दीर्घकालिक दृष्टिकोण के साथ कई नई पहल और योजनाओं की शुरुआत की है। इन सभी योजनाओं और नई परंपराओं से कार्यक्रम की पिछली कड़ियों में पत्रिका के माध्यम से आपको रूबरू कराया गया। अमृत महोत्सव की चर्चा से पहले आइए सुनते हैं 9 वर्ष की उपलब्धियों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विचार। बीते 9 वर्षों में भारत सरकार ने कैपिटल एक्सपेंडिचर पर करीब 34 लाख करोड़ रुपए खर्च किए हैं मूलभूत सुविधाओं के लिए। इस साल के बजट में भी कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए 10 लाख करोड़ रुपए तय किए गए हैं। इस राशि से देश में नए हाईवे बने हैं, नए एयरपोर्ट, नए रेल रूट, नए पुल, अनगिनत ऐसे आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण से भी देश में लाखों नए रोजगार बने हैं। बीते 9 वर्षों में देश में गरीबों के लिए जो 4 करोड़ पक्के घर बनाए गए हैं, उन्होंने भी रोजगार के अनेक नए अवसर बनाए हैं। गांवों में 30,000 से ज्यादा पंचायत भवन बने हैं, या फिर 9 करोड़ घरों को पानी के कनेक्शन से जोड़ना, ये सभी अभियान बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा कर रहे हैं। अब बात होगी इस अंक के अमृत महोत्सव की। श्रोताओं, भारत एक समृद्ध और गौरवशाली इतिहास है और जो अदम्य वीरता, शौर्य, बलिदान, तपस्या, युद्ध और विजय गाथाओं से भरा है। इन्हीं वीरों में शामिल थे पंडित रामकुमार शुक्ल, जिन्होंने चंपारण में अंग्रेजों की दमनकारी व्यवस्था की ओर महात्मा गांधी का ध्यान आकर्षित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। पंडित रामकुमार शुक्ल की तरह ही क्रांतिकारी चंपक रमन पिल्लई, कृष्णचंद्र गजपति, नारायण देव और लोकराम नयन राम शर्मा ने भी स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में अपना नाम दमदार तरीके से जोड़ा। आजादी के अमृत महोत्सव की श्रृंखला में इस बार इन्हीं महानायकों की कहानी, जिन्होंने नई पीढ़ी को प्रेरित और देशवासियों में गर्व की भावना पैदा की। पंडित राजकुमार शुक्ल चंपारण सत्याग्रह के महानायक। पारण और उसके आसपास का क्षेत्र देश और दुनिया में महात्मा गांधी के प्रयोग की भूमि के रूप में जाना जाता है। यह वह आंदोलन था जिसने मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा गांधी बना दिया। यूरोपीय नील उत्पादकों द्वारा बिहार के चंपारण में स्थापित की गई दमनकारी व्यवस्था में कष्टों का सामना कर रहे किसानों की तरफ महात्मा गांधी का ध्यान आकर्षित करने में राजकुमार शुक्ल ने अत्यंत प्रभावशाली योगदान दिया था। पंडित राजकुमार शुक्ल का जन्म 23 अगस्त 1875 को बिहार के चंपारण जिले के गांव में हुआ था। वह चंपारण में तिनकठिया प्रथा को लेकर काफी व्यथित थे, जिसका हल खोजने के लिए उन्होंने काफी प्रयास किया। राजकुमार स्वयं इस शोषणकारी व्यवस्था से पीड़ित थे। ऐसे में उन्होंने चंपारण क्षेत्र में औपनिवेशिक सत्ता द्वारा किए गए भेदभाव के खिलाफ संघर्ष किया और अग्रणी नेता के रूप में उभरे। उन्होंने आसपास के किसानों को संगठित कर नील की खेती बंद करने के लिए मनाया, जिसके बाद लोगों ने नील की खेती बंद करनी शुरू कर दी। इसके बाद अंग्रेजों ने किसानों पर मुकदमा दायर कर जेल में बंद कर दिया। किसानों पर चलाए गए मुकदमों की पैरवी करने के लिए राजकुमार शुक्ल वकीलों से मिलते रहे और किसानों को न्याय दिलाने के लिए निरंतर प्रयासरत रहे। बाद में उन्होंने महात्मा गांधी से मिलकर चंपारण के किसानों के दर्द और चुनौतियों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ब्रिटिश औपनिवेशिक अधिकारियों द्वारा उनका किस
किस तरह से शोषण किया जा रहा है। उन्होंने महात्मा गांधी से चंपारण आने का अनुरोध किया। शुक्ल के बार बार आग्रह करने के बाद उन्होंने चंपारण आने का आश्वासन दिया। चंपारण के किसान राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर ही महात्मा गांधी 10 अप्रैल 1917 को पटना पहुंचे थे। इसके बाद उन्होंने चंपारण जाकर सत्याग्रह के माध्यम से किसानों के पक्ष में आवाज उठाई। राजकुमार शुक्ल क्षेत्र में महात्मा गांधी के बारे में मौखिक प्रचार करके सबको बताते रहे ताकि जनमानस गांधी पर भरोसा कर सके और उनके नेतृत्व में आंदोलन चल सके। उनके प्रयासों के कारण ही किसानों को जबरन नील की खेती से मुक्ति मिली थी। इसके बाद ही चंपारण सत्याग्रह भारतीय इतिहास का एक अमिट अध्याय बन गया। चंपारण सत्याग्रह के बाद आंदोलन में अपनी जमीन जायदाद सब कुछ न्यौछावर करने वाले शुक्ल के बाकी के दिन गरीबी में बीते। शुक्ल का 20 मई 1929 को निधन हो गया। चंपक पिल्लई, जिन्होंने विदेश में रहते हुए लड़ी थी देश की आजादी की लड़ाई। भारतीय राजनीतिक कार्यकर्ता और क्रांतिकारी चंपक पिल्लई का जन्म 15 सितंबर 1891 को केरल के कोच्चि में हुआ था। भारत में साम्राज्यवादी ब्रिटिश शक्ति पर हमले करने के लिए विदेश में भारतीय सेना को संगठित करने में उन्हें रास बिहारी बोस और सुभाष चंद्र बोस का पूर्ववर्ती माना जाता है। विद्यार्थी जीवन के दौर से ही पिल्लई राष्ट्रवाद की शिक्षा देने वाली पुस्तकों और पत्रिकाओं के प्रति अत्यधिक आकर्षित थे। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का व्यक्तित्व और केसरी में उनके लेखन ने पिल्लई को देशभक्त और क्रांतिकारी बना दिया। जब तिलक को गिरफ्तार किया गया और निर्वासन की सजा दी गई तो चंपक को गहरा धक्का लगा। ऐसे में उन्होंने सारा जीवन स्वतंत्रता के संघर्ष के लिए समर्पित करने का प्रण लिया। बाद में चंपक विदेश चले गए। उस समय उनकी उम्र मात्र 17 वर्ष थी। जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था, पिल्लई ने जर्मन दूतावास की सहायता से 1914 में इंटरनेशनल प्रो इंडिया कमेटी बनाई। उसका मुख्यालय ज्यूरिख में था और उन्होंने स्वयं उसके अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाली। अक्टूबर 1914 में वह बर्लिन चले गए और वहां इंडियन इंडिपेंडेंट कमेटी शुरू की। विदेश में रह रहे अनेक क्रांतिकारी कार्यक्रम तैयार करने के लिए पिल्लई के साथ जुड़ गए। उन्होंने जर्मन लोगों का विश्वास जीता और हिंद महासागर में जर्मन नौसेना के अभियानों का नेतृत्व किया। ब्रिटिश सरकार ने चंपक पर 1 लाख पाउंड का इनाम घोषित किया था, लेकिन अंग्रेज उन्हें कभी पकड़ नहीं सके। 1919 में जब चंपक वियना में सुभाष चंद्र बोस से मिले तो उन्होंने नेताजी को अपनी योजना बताई। माना जाता है कि सुभाष चंद्र बोस ने वही राह चुनी जो चंपक ने उन्हें दिखाई थी। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान आजाद हिंद फौज के गठन से पिल्लई का सपना साकार हुआ। 26 मई 1934 को पिल्लई का निधन हो गया। कृष्णचंद्र गजपति नारायण देव, जिन्होंने ओडिशा को एक अलग प्रांत बनाने की उठाई मांग। शिक्षाविद, स्वतंत्रता सेनानी और सामाजिक कार्यकर्ता कृष्णचंद्र गजपति नारायण देव पाराला खेमुंडी रियासत के राजा और ओडिशा प्रांत के पहले प्रधानमंत्री थे। उनका जन्म 26 अप्रैल 1892 को पाराला खेमुंडी के राजा गौराचंद्र गजपति और राधमनी देवी के घर हुआ था। पाराला खेमुंडी वर्तमान में गजपति जिले में है। ओडिशा के वर्तमान गजपति जिले का नाम उन्हीं के नाम पर रखा गया है। वह स्वतंत्र ओडिशा के अग्रदूतों में से एक थे। साथ ही देश की आजादी की लड़ाई में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा था। संविधान सभा के सदस्य होने के नाते भारत के संविधान निर्माण में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। कृष्णचंद्र ने 16 नवंबर 1930 को लंदन में हुए पहले गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, जिसमें उन्होंने भाषा और सांस्कृतिक एकरूपता के आधार पर ओडिशा को अलग प्रांत बनाने की मांग उठाई थी। महाराजा कृष्णचंद्र गजपति उत्कल गौरव मधुसूदन दास, उत्कल मणि गोपा बंधु दास, फकीर मोहन सेनापति और उत्कल सम्मिलनी के अन्य सदस्यों के प्रयास से ही 1 अप्रैल 1936 को ओडिशा राज्य का गठन हुआ। उन्होंने ओडिशा में शिक्षा के विकास के साथ साथ भाषा आंदोलन और बाल विवाह उन्मूलन में भी उत्कृष्ट योगदान दिया। कृष्णचंद्र गजपति नारायण देव की 25 मई 1974 को मृत्यु हो गई। लोकराम नयन राम शर्मा, जिन्होंने राष्ट्रीय आंदोलनकारियों का किया पूरा समर्थन। स्वाधीनता सेनानी लोकराम नयन राम शर्मा का जन्म 1890 में सिंध प्रांत में हुआ था। स्वतंत्रता सेनानी, पत्रकार और संगठनकर्ता लोकराम नयन राम शर्मा ने पारिवारिक प्रभाव के कारण छोटी उम्र में ही प्राचीन भारतीय साहित्य का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया था। संस्कृत भाषा में बचपन से ही उनकी विशेष रुचि थी। इसी रुचि के कारण 15 वर्ष की आयु में वे अपने मित्र के साथ संस्कृत पढ़ने वाराणसी गए। वाराणसी में निवास के दौरान उनका परिचय बंग भंग विरोधी और स्वदेशी आंदोलन से हुआ। वहीं उनकी मुलाकात प्रदर्शनकारियों से भी हुई। उन्होंने इन आंदोलनों के जरिए अंग्रेजों का जबरदस्त विरोध किया। 1907 में वापस सिंध पहुंचने तक वे राष्ट्रवादी भावनाओं से परिपूर्ण हो चुके थे। अपने गृहनगर में वे जाने माने सिंधी नेताओं चोइथराम गिडवानी, जयराम दास और दौलत राम से जुड़े।
लोकराम नयनराम शर्मा ने महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाए गए नमक सत्याग्रह में भी भाग लिया था। 1931 में लोकराम ने कराची में कांग्रेस अधिवेशन आयोजित कराने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। पेशे से पत्रकार लोकराम के राष्ट्रवादी लेखों पर कई बार प्रतिबंध भी लगाया गया, फिर भी उन्होंने अपना लेखन कार्य जारी रखा। लोकराम नयनराम शर्मा कई बार जेल गए। जेल में किए गए शोषण और अमानवीय व्यवहार के कारण उनका स्वास्थ्य लगातार बिगड़ता गया और वे बीमार हो गए। बीमारी के कारण करीब 43 साल की उम्र में ही 29 मई 1933 को उनका निधन हो गया। यह थी इस अंक के अमृत महोत्सव की बात। श्रोताओं, परसों यानी 30 मई मंगलवार को मौजूदा केंद्र सरकार के 9 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इन 9 वर्षों में देश में एक नई कार्यशैली संस्कृति विकसित हुई है। चल पड़े जिधर दो डगमग में, चल पड़े कोटि पग उसी ओर, गड़ गई जिधर भी एक दृष्टि, गड़ गए कोटि दृग उसी ओर। आजादी के पूरे आंदोलन और पूज्य बापू महात्मा गांधी के व्यक्तित्व को समर्पित विख्यात कवि सोहन लाल द्विवेदी की कविता उस सामर्थ्य को प्रकट करती है जिसे बीते 9 वर्षों में देश ने करके दिखाया है। चुनौतियों से जूझकर देश को आगे बढ़ाने में मौजूदा नेतृत्व किस तरह भरोसेमंद है, चंद वर्षों का यही इतिहास भविष्य के नए भारत के प्रति देश के संकल्प को नई दिशा देता है कि साथ मिलकर जीतेंगे हम। दरअसल बीते 9 वर्षों में सेवा ही संकल्प और कर्तव्य पथ पर बढ़ते रहने की सोच ने ही पुरानी धारणाओं को तोड़ विकास के नए पथ का निर्माण किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जिस तरह से बीते 9 वर्षों में अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने और सही मायने में आजादी का एहसास कराने की पहल हुई है, उसने पत्थर पर एक ऐसी लकीर खींच दी है जो आजादी के अमृतकाल से शुरू होकर स्वर्णिम वर्ष तक की यात्रा में नए भारत की नई तकदीर लिखने वाली है। भारत की महान संस्कृति की यही विशेषता है कि यह देश राज व्यवस्थाओं से नहीं बना है। इस देश में हजारों वर्ष के लंबे कालखंड से जन सामर्थ्य को लेकर चलने की परंपरा रही है। बीते 9 वर्षों में देश ने जो हासिल किया है वह जन भागीदारी, जन शक्ति की तपस्या का ही परिणाम है। इस दौरान देश में अनेक बड़े काम हुए हैं। इनमें से अनेक अभियान ऐसे हैं जिनके मूल में व्यवहारगत बदलाव है। यह ऐसा कठिन काम होता है जिसमें राजनेता हाथ लगाने की हिम्मत नहीं करता है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की कार्यशैली और सोच राजनीति से अधिक जननीति से जुड़ी है। यही कारण है कि केंद्र सरकार की योजनाओं और नीतियों से उन्होंने समाज की मूलभूत चीजों में परिवर्तन लाने का प्रयास किया है और उन्हें जीवन के लिए जरूरी सुरक्षा चक्र मुहैया कराया है। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं कहते हैं, भारत की महान संस्कृति की यह विशेषता है कि हमारा देश, और मैं बात बड़ी जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं, हमारा देश राज्य व्यवस्थाओं से नहीं बना है। हमारा देश राज सिंहासनों की बपोती नहीं रहा है, न ही राज सिंहासनों से ये देश बना है। ये देश सदियों से, हजारों वर्ष के लंबे कालखंड से उसकी जो परंपरा रही है वो जन सामान्य के सामर्थ्य को लेकर के चलने की परंपरा रही है। आज जो भी हमने प्राप्त किया है वो जन भागीदारी की तपस्या का परिणाम है, जनशक्ति की तपस्या का परिणाम है, और तब जाकर के देश नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकता है। पीढ़ी दर पीढ़ी के योगदान से समय की जो भी आवश्यकताएं थी उनको पूरा करते हुए, उन परिवर्तनों को स्वीकार करते हुए, जो काल बाह्य उसको छोड़ते हुए, हम वो समाज है, में जीवन समाज है जिसने काल बाह्य परंपरा को खुद ने तोड़ फोड़ उठा करके फेंक दिया है। हम आंखें बंद करके उसको पकड़ करके जीने वाले लोग नहीं है, समयानुकूल परिवर्तन करने वाले लोग हैं। श्रोताओं, समय की बाध्यता को देखते हुए आज इतना ही। अगले सप्ताह मिलेंगे पत्रिका के अगले अंक के साथ। इस पाक्षिक पत्रिका की हर प्रति न्यू इंडिया समाचार.piv.gov.in वेबसाइट पर उपलब्ध है, जहां आप सभी समाचारों को विस्तार से पढ़ सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। डिजिटल और प्रिंट में यह पत्रिका देश ही नहीं विदेशों में भी अपनी अलग पहचान बना चुकी है। इसका ट्विटर हैंडल NISPIV इंडिया है। इसके अलावा आप हमें response-nis@piv.gov.in पर ईमेल के जरिए अपना सुझाव भी भेज सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम न्यू इंडिया समाचार, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे संतोष कुमार और नलिनी शर्मा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।